हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मंगल कुमार शर्मा, आपका यूजीसी नेट पेपर वन एजुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। और साथ ही हम इसके कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा पेपर वन का बैच लाइव है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 100% रिकॉर्डेड कवरेज प्रोवाइड करी जाती है। लाइव क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप रिकॉर्डिंग से भी अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। और अगर अभी आप बैच ज्वाइन करते हैं, काफ़ी कुछ क्लासेस हमारी निकल चुकी हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो यूनिट्स हो चुकी हैं। उसका कोर्स भी आप रिकॉर्डिंग से इजीली कवर कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी 24/7 आपके लिए डाउट सॉल्विंग अवेलेबल रहती है। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पर रिप्लाई करती है। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप अभी देखेंगे, पेपर उनका पूरा कोर्स आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ। ये सिर्फ पीपीटी को हिंदी में शो करने जैसा नहीं है, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी इंग्लिश में आपको चीजें समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पीवाईक्यूज के सेशंस अलग से रहते हैं, जिसके अंदर काफी अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस रहता है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ रहे हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को करने की, ये सभी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको वीकली बेसिस पर क्विज प्रोवाइड करे जाते हैं और ई सर्टिफिकेट आपको मिलता है जब भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपर वन और पेपर टू इकोनॉमिक्स की तैयारी एक साथ एक ही जगह पर करना चाहते हैं, तो एम एस स्टडी गुरु वो प्लेटफॉर्म है जो आपके इकोनॉमिक्स के जेआरएफ के सपने को साकार कर सकता है। जी हाँ, एम एस स्टडी गुरु इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे यूजीसी नेट, सीयूटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और काफी सारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम जैसे आरबीआई ग्रेड बी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी हम करवाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए वन एंड ऑल पूरा एकदम कवरेज वाला प्लेटफॉर्म है। तो कोर्स को चेकआउट कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, और काफी सारे कोर्सेस हैं। आप भी देखिए आपके लिए कौन कौन से कोर्सेस काम आ सकते हैं। क्या पता अगले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आपका नाम हो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए, लेवल्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पे हम 4 लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं: ऑटोनॉमस लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 4 लेवल हैं। हिंदी में देख लें, शिक्षण के 4 स्तर हैं: स्वायत्त स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इसमें स्वायत्त स्तर, ऑटोनोमस लेवल अलग है। इसके अलावा अगर हम 3 स्तर की बात करते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था? मॉरिस एल बिगी। ये नाम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। मॉरिस एल बिगी ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। अब एक एक करके हम इसके लेवल्स के बारे में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है ऑटोनॉमस लेवल, स्वायत्त स्तर। ये स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि छात्र केंद्रित होता है और इसमें नेचुरल इंटेलेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है, प्राकृतिक बुद्धि का विकास होता है। अब जब भी मैं ये चीज पढ़ाता हूँ तो ऑटोनोमस लेवल एक्चुअली, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ये पहले आना चाहिए कि बाद में आना चाहिए। असल में देखो, ये दोनों ही लेवल पर आता है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा चीजों को अपने आप सीख रहा है तो वो ऑटोनोमस लेवल का पार्ट होगा। लेकिन अगर कोई 40 साल के व्यक्ति बाहर दुनिया में निकल के दुनियादारी सीख रहा है, समझ रहा है, वो भी ऑटोनोमस लेवल का पार्ट है। ऑटोनोमस लेवल का मतलब है कि कोई टीचर नहीं है, आप चीजें अपने आप सीख रहे हो, ये होता है ऑटोनोमस लेवल। तो ये पहले भी होता है और बाद में भी होता है, इसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। तो ये मैं आपको यही बता दूं कि ये तीनों लेवल्स के पहले भी आता है, बाद में भी आता है। अब जो 3 लेवल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला लेवल होता है तीनों में मेमोरी लेवल। ये फर्स्ट एंड लीस्ट थॉटफुल लेवल है, सबसे पहला और कम सोचा समझा। तो यहाँ पे चीजें कैसी होती है, जैसे छोटी क्लासेस में आपको ध्यान हो तो आपको जैसे पहाड़े याद करवाते हैं: 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको याद करवाई जा रही हैं, रटाई जा रही हैं। आपकी मेमोरी को डेवलप किया जा रहा है कि आप चीजों को याद रख पाए। आपके एग्जाम भी कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना? बुक के एंड में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसी में से सवाल आ जाता है
कि चीजें आपने एज इट इज जो रटी हैं वो आप एग्जाम में लिखो, है ना। ये मेमोरी लेवल की पहचान होती है। इसमें पढ़ाई पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, प्री प्लान्ड होती है, व्यवस्थित और पहले से प्लान की हुई होती है। ठीक है, जो चीजें आपको कॉपी में लिखवाई गई हैं सिर्फ उसी में से सवाल पूछा जा सकता है। और पूरी तरीके से टीचर सेंट्रिक की पढ़ाई होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक ही सभी चीजों को निर्धारित करेगा, कब कौन सी चीज कैसे पढ़ानी है ये शिक्षक तय करता है, और शिक्षक के हिसाब से सभी चीजें यहाँ पे चलती हैं। फिर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो, हर एक लेवल पर फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम और मेथड, ये सभी लेवल्स के आपको पता होना चाहिए। तो मेमोरी लेवल पर अगर हम बात करें तो फोकस किस चीज पे रहता है? क्रैमिंग के ऊपर, यानी रटने के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है, फोकस किस पे रहता है? रटने के ऊपर, क्रैमिंग के ऊपर फोकस रहता है। चीजों को बस याद रखने के ऊपर हमारा फोकस रहता है। फिर सिंटेक्स यानी संरचना किस तरह की है। अच्छा, पहले तो संरचना ये दी किसने है? हर्बर्ट ने दी। क्या नाम है? हर्बर्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो सिंटेक्स है इसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो पहले एक एक करके हम समझते हैं कि ये इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, उसके बाद इसको, इसके ऑर्डर को कैसे याद रखना है वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ एम, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। तो जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा एम है, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो हमें प्रिपेयर करना है और इसको क्लियरली डिफाइन करना है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन एंड प्रस्तुतिकरण, जो हमें लेक्चर डिलीवर करना है वो अच्छे से लेक्चर डिलीवर करना है। कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना और साहचर्य, उसके बेसिस पे हम चीजों को सिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जानवरों के नाम याद कराते हैं बच्चों को, ठीक है, तो जानवरों के नाम याद करवाते समय ऐसा नहीं होता कि बीच में हम चिड़िया के भी नाम गिना रहे, है ना। जानवरों के नाम सिखा रहे, जानवरों के नाम सिखाए, फिर चिड़िया के भी नाम सिखाएंगे। इस तरीके से चीजों को समझाया जाता है, चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके, कंपेयर करके, इस तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको हमने गाय का एक चित्र दिखाया, बकरी का एक चित्र दिखाया, ठीक है, भैंस का एक चित्र दिखाया, घोड़े का एक चित्र दिखाया, उससे उस बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि हाँ, जानवर कौन है जो 4 पैरों पे चलता है, वो जानवर है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा थोड़ा वो कंपेयर करके और देख के सीखने लगता है। फिर जनरलाइज कर लेता है कि हाँ भाई, हर जानवर 4 पैरों पे चलता है, 4 पैरों पे चलने वाले जानवर है। वो कभी चिड़ियाघर गया है, चिड़ियाघर में उसने शेर देखा, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो समझ चुका है शेर 4 पैरों पे चल रहा है मतलब जानवर है। इस तरीके से चीजों को देख के समझ जाएगा। फिर उसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, जो चीजें वो बच्चा सीखेगा उसको धीरे धीरे अप्लाई भी करने की कोशिश करेगा। हम चाहेंगे कि उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बच्चे समझ पाए, सीख पाए। जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसको अप्लाई करें, वो सच बोलने की कोशिश करें। इस तरीके से अब एप्लीकेशन भी आता है लास्ट के अंदर। तो यहाँ पे इसके ऑर्डर को कैसे याद रखना है, देखो एग्जाम में इसका ऑर्डर पूछा जाता है, तो एग्जाम में कैसे याद रखना है। देखो, पहले इंग्लिश में समझते हैं, फिर हिंदी का फॉर्मूला बताएंगे। तो हिंदी का इंग्लिश का फॉर्मूला है, देखो, पा पा गा, है ना। इस तरीके से याद रखना है, यानी प्रिपरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ एम, ये पहला पा हो गया। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन एंड एसोसिएशन से, ये कंपैरिजन एंड एसोसिएशन को एसोसिएशन से याद रखो, ठीक है, तीसरा ए हो गया। उसके बाद जनरलाइज और एप्लीकेशन, तो ये चौथा और पांचवा, ठीक है। तो इसको किससे याद रखना है? पापा गा, पिताजी ने गाना सुनाया, बहुत बढ़िया लगा, अरे वाह पिताजी क्या गाना सुनाया, पापा गाओ और गाओ, बढ़िया गा रहे हो, है ना। तो पापा गा, इस तरीके से याद रखना है। हिंदी में देखें, हिंदी में देखिए, प्रभु तुलसानु, प्रभु तुलसानु, यानी प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलसा, है ना, तुलना और साहचर्य, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। इस तरीके से हमें इसको याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा, फॉर्मूला याद रखना, उसके बाद ऑर्डर भी इजीली समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। फिर देखो,
सोशल सिस्टम कैसा रहता है? टीचर का रोल प्राइमरी रहता है। टीचर का रोल कैसा रहता है? प्राइमरी रहता है, प्राथमिक भूमिका शिक्षक की। तो छोटी क्लासेस में आपको पता होगा टीचर की बात हम इतनी ज्यादा मानते हैं कि अगर टीचर ने कुछ गलत भी बता दिया ना, और घर पे हमारी मम्मी बोलेगी कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तो छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा ही होता है, हमारी मैम ने ऐसा ही बोला, ऐसा ही होता था। ठीक है, तो टीचर का रोल प्राइमरी रहता है, टीचर की ही प्राथमिक भूमिका रहती है। और यहाँ पे सोशल सिस्टम में टीचर का प्राइमरी रोल कहने का मतलब क्या है कि टीचर ही सभी चीजों का सीक्वेंस डिसाइड करेगा, वही सिलेबस को जिस तरीके से उसको कवर करवाना है करवाएगा। सारा काम क्या है, टीचर का ही होता है। टीचर को ही चीजें रटवानी होती है बच्चों को, टीचर ही वो दो एकम दो, दो दूनी चार ऐसे रटवाएगा बच्चों को। ठीक है, बच्चे अपने आप से नहीं समझ सकते कोई चीज, बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि हमें पढ़ना जरूरी है। टीचर उनको डांट डपट के पढ़ाएगा, सब काम करेगा, टीचर का ही प्राइमरी रोल होता है। फिर चौथी चीज आती है सपोर्ट सिस्टम, सहायक प्रणाली। कैसी है? इवेल्युएशन की, रिजल्ट बेस्ड। बेसिकली एक एग्जाम होगा और इस एग्जाम को आपको पास करना है, ये सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। फिर मेथड यानी विधि क्या है, किस तरीके से मेमोरी लेवल पे हम चीजों को पढ़ाते हैं, किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो किस तरीके से पढ़ाते हैं? ड्रिल मेथड यानी अभ्यास विधि। दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, ऐसे करते रहते हैं और बच्चों को पहाड़े याद हो जाती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये करते रहते हैं, एबीसीडी याद हो जाती है। ठीक है, अ से अनार, आ से आम। ठीक है, ये सब चीजें करते रहते हैं छोटे बच्चों के साथ। अभ्यास विधि कहते हैं हम इसको, ड्रिल मेथड की बार 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 एक ही चीजों को हम करवाते हैं और उनको याद हो जाती है। फिर रिव्यू रिवीजन। ठीक है, समीक्षा और पुनरावृत्ति, आस्किंग क्वेश्चन, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और फिर बताते हैं। तो ये क्या है, उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, उनको चीजें फिर याद रहने लग जाती हैं। तो ये बात हुई मेमोरी लेवल की। फिर बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी बोध स्तर की, तो ये थॉटफुल लेवल है। यहाँ पे बच्चे क्या है, चीजों को थोड़ा समझने लगते हैं, विचारशील स्तर आ जाता है बच्चों के अंदर। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ हैव एक्टिव रोल, दोनों सक्रिय होते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों अब एक्टिव हो चुके हैं। अच्छा, दोनों एक्टिव हो चुके हैं तो एक चीज और हो सकती है, डिसएग्रीमेंट एट टाइम्स बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, असहमति हो सकती है। देखो जब टीचर स्टूडेंट दोनों दिमाग चलाएंगे ना तो फिर वहां पे तो फिर वहां पे डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। तो कई बार ऐसे टीचर स्टूडेंट के बीच में लड़ाई हो सकती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और आपका जो कॉलेज का टाइम रहता है, ठीक है, डिग्री का जो टाइम रहता है, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल का टाइम होता है, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट भी हो सकते हैं। स्टूडेंट भी अपना दिमाग लगाता है पढ़ाई में, पूरा उसका एक्टिव रोल है, टीचर का भी एक्टिव रोल है, दोनों का एक्टिव रोल रहता है पढ़ाई के अंदर। फिर फोकस किस पे रहता है? फोकस रहता है कॉन्सेप्ट लर्निंग के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने के ऊपर फोकस रहता है। सिंटेक्स क्या है? संरचना। अच्छा, पहले तो संरचना दी किसने? मॉरिसन ने दी है। और इसको याद करने का फॉर्मूला भी समझेंगे, पहले अलग अलग समझ लेते हैं। एक्सप्लोरेशन, चीजों को एक्सप्लोर किया जाए पहले। ठीक है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है। देन प्रेजेंटेशन यानी जो हमें लेक्चर डिलीवर करना है वो। एसिमिलेशन, ठीक है, आत्मीकरण, असिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है यहाँ पे कि जो नई नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई अपने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज है उनको जैसे चेंज ना करना पड़े। ठीक है, एसिमिलेशन कि हमें बता दिया गया है कि जो जैसे चार पैरों पे चलने वाला जानवर होता है तो वो देख के हम समझ रहे हैं अभी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ चुके हैं अब। सभी चीजें जो है हम देख के समझ रहे हैं, जानवर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं हम कि हाँ ये भी जानवर। देन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ठीक है, यानी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, जो चीजें वहां पे क्लास में हमें डिलीवर करी जा रही है उसको प्रॉपरली हम ऑर्गेनाइज करके चले। ठीक है, जैसे आपको मैं बताऊं, बचपन में जब हमने मैथ्स पढ़नी शुरू करी थी तो उसका सीक्वेंस हमने क्या रखा था? पहले एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं और फिर डिवीजन सीखते हैं। ठीक है, यही ऑर्डर होता है। अब अगर इसी चीज को मैं गलत तरीके से ऑर्गेनाइज कर दूं कि मैं बोलूं बच्चों को सबसे पहले हम डिवीजन सीखेंगे,
उसके बाद माइनस सीखेंगे, कि सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सीखेंगे, तो क्या किसी को समझ में आएगा कुछ? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, टॉपिक वाइज हो सकता है अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन गलत है। तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सीक्वेंस सही होना चाहिए, अदरवाइज लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एसिमुलेशन के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट है रेसिटेशन, वाचन, यानी जो चीजें पढ़ाई गई हैं, जो चीजें बच्चों को सिखाई गई हैं, ओरली उसको रिसाइट कर सके वो, ऐसी उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो ये मॉरिसन ने ये चीजें बताई है। अब इसको याद कैसे रखना है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे। ईपा और ईपा और एक लड़की थी ईपा, उसके घर पे हम गए, खाने में खा रहे हैं दाल बाटी चूरमा, बाटी चूरी, उसमें थोड़ा सा घी डाला, और थोड़ा सा ही डाला, हमें तो ज्यादा चाहिए, हम तो है राजस्थानी, प्योर एकदम बढ़िया घी खाने वाले लोग हैं, है ना, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अरे घी और डालो, ईपा और, ईपा और घी डालो, है ना। तो ईपा और से याद रखना है, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन, ईपा और। ठीक है, अब देखो हिंदी में, देखो इस तरीके से याद रखना है, वाच। मेरे से पूछा गया, भाई तूने आरआरआर मूवी देखी है? मैंने कहा आरआरआर मूवी है तो बड़ी सोनी मूवी है, देखेंगे, बड़ी अच्छी पिक्चर है। बोले तो आज देखें? बोले हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं, दोस्त के साथ देखूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, है तो राजी संग वाच करूंगा, है ना। मैं थोड़ी टूटी फूटी पंजाबी है, लेकिन है तो राजी संग वाच करेंगे, तो है तो राजी संग वाच करूंगा, ऐसे कुछ टूटी फूटी पंजाबी में याद रख लेना, हिंदी का हिंदी वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए फिर सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में अभी भी हमने क्या बताया, टीचर का ही प्राइमरी रोल है, प्राइमरी रोल अभी भी टीचर का है, ध्यान रखना। एक्टिव रोल टीचर स्टूडेंट दोनों का है, दोनों को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, समझने के लिए चीजों को, लेकिन प्राइमरी रोल जो है वो अभी भी टीचर का है। प्राइमरी रोल पे कौन है? अभी भी टीचर रहेगा। फिर सपोर्ट सिस्टम, इवेल्युएशन और रिजल्ट बेस्ड, यानी वही एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो सपोर्ट सिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, मेथड्स क्या है? लेक्चर्स, लेक्चर मेथड एक रहता है कि आए, चीजों को समझाया, चली गए। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन, विचार मंथन, विचार मंथन, मंथन बोल दो यार, सही टर्म, ज्यादा सही टर्म क्या है? विचार मंथन, चीजों के बारे में जब सोचवाया जाता है ना। जैसे अगर मान लो मैं क्लास में आऊँ और मैं बोलूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, अब आप अपने अपने आइडियाज दो, तो आप लोग सोच सोच के बताओगे कि सर हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हो सकता है कुछ गलत तरीके भी आप बताओ, कुछ इम्प्रैक्टिकल वेज भी बताओ, ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा आइडियाज इकट्ठे किए जाए, आपसे वो ज्यादा से ज्यादा आइडियाज बाहर निकलवाए जाए, आप अपना दिमाग चलाओ, इस चीज को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्म, विचार मंथन। ठीक है, फिर आता है इंटरेक्शन, अंतरक्रिया, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन, ऐसा नहीं हो कि टीचर ही बोल बोल के चला गया, नहीं, इंटरेक्शन हो, मैं भी बोलूं आप भी बोलो, इस तरीके से। देन डिस्कशन, चर्चा करके भी, डिस्कशन से भी चीजों को सिखाया जाता है, किस लेवल पर? किस लेवल पे? अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। ठीक है, फिर लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि चीजें हम करके सीखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि हाँ भाई इस तरीके से क्लच दबा के गियर लगाना है, क्लच छोड़ना है, एक्सीलेटर दबाना है, आप इसको तब तक नहीं सीखोगे जब तक आप खुद गाड़ी चला के नहीं देखोगे। लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप करते हो उसके बाद आप सीखते हो, सिर्फ बताने से सुनने से नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर।
फिर इसके बाद जो लेवल आता है दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील या परावर्तक स्तर। ये मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है, सबसे ज्यादा इसी के अंदर दिमाग चलता है लर्नर का। फोकस किस पे रहता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, समस्या का समाधान। अब इसको आप ऐसे समझो पीएचडी वाला लेवल, ठीक है, पीएचडी वाले लेवल पे जो चीज रहती है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहती है फोकस हमारा, ठीक है। इसका सिंटेक्स किसने दिया था? हंट ने दिया था। संरचना किसके द्वारा बताई गई है? हंट के द्वारा निर्धारित की गई है। और बड़ी सिंपल सी देखो इसमें प्रोसेस है, संरचना बहुत ही सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन। बेसिकली जो पीएचडी में थीसिस लिखने का, रिसर्च करने का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे ये वही है, ठीक है। समस्या का समाधान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, आंकड़ों का संग्रह और सत्यापन करना। फिर सोशल सिस्टम कैसा है? सोशल सिस्टम अब स्टूडेंट का प्राइमरी रोल है, विद्यार्थी की भूमिका प्रमुख हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि देखो पीएचडी लेवल पे जो मेन रिसर्च करता है वो कौन करता है? स्टूडेंट ही करता है। टीचर तो सिर्फ एज अ गाइड चीजें बता देता है कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, करने वाला तो एक्चुअल में स्टूडेंट ही है अभी, ठीक है। अब जाके स्टूडेंट प्राइमरी रोल में आया है। और सपोर्ट सिस्टम, आपको क्या देना होता है पीएचडी में? थीसिस लिखना होता है, डिसर्टेशन लिखना होता है, ऐसे टाइप, है ना, इसको बोल सकते हैं सपोर्ट सिस्टम हमारा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। तीनों लेवल। ऑटोनॉमस लेवल वो लेवल जो पहले भी रहेगा बाद में रहेगा, बेसिकली जब व्यक्ति अपने आप सीखने लग जाता है। उसके अलावा मॉरिस एल बिगी नाम के व्यक्ति ने 3 लेवल दिए थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब ये जो लेवल है इसको कैसे याद रखें? मेमोरी लेवल एकदम छोटे बच्चे जो चीजों को रटने वाले, ठीक है, स्मृति स्तर। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर, जब चीजों को हम समझने लगते हैं, दिमाग चलाते हैं थोड़ा, ठीक है। आपके 9-10 का टाइम और कॉलेज लेवल का टाइम। रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील या परावर्तक स्तर, आप पीएचडी करने लग गए उस टाइम का लेवल, ठीक है, जब आपका फोकस किस पे? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, और आप थीसिस लिखते हो, डिसर्टेशन लिखते हो। तो ये हो गए हमारे तीनों लेवल। आई होप तीनों लेवल तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा टीचिंग का तय लेवल नहीं? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या डिफरेंशिएशन, कौन सा लेवल नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नाम का कोई लेवल हमने नहीं पढ़ा है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव तो पढ़ा है, लेकिन डिफरेंशिएशन नाम का कोई नहीं पढ़ा है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये तीनों लेवल गिवन है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर, और इनका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो गिवन है सेट 2 में। यहाँ पे सेट 2 में इनका एक्सप्लेनेशन गिवन है कि इनमें क्या क्या चीजें होती है। तो एक बार देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। देखो, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के उदाहरण और नॉन उदाहरण में फर्क करने का मौका देना। तो ये कब करोगे? जब चीजों को आप समझोगे, समझोगे तभी बता सकते हो कि कौन सा एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। दो चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाना कब हो सकता है? जब आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंड, जब आपको इसका बोध होगा, ठीक है। तो यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बोध स्तर, उसके साथ क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो वैसे तो देखो आंसर यहीं से बन गया हमारा, बी का फर्स्ट आंसर तो यहीं से बन गया, है ना। लेकिन और आगे इसको सॉल्व करते हैं चीजों को समझने के लिए। जब आप पीवाईक्यूज करें ना, तो ये चीज भी देख लें, पूरा क्वेश्चन का एनालाइज, पूरे क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस कर लें। कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको सीखने को मिले, है ना। जब आप मान लो टाइम देख के, घड़ी देख के क्वेश्चन सॉल्व करें तब तो आगे बढ़ जाना, लेकिन एनालिसिस उसका पूरा अच्छे से करना जब एनालाइज करो, तब सारे ऑप्शंस को कंसिडर करके इस तरीके से। तो देखो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन।
अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहे हो किसी प्रेजेंटेशन में जो बताया गया है, तो ये क्यों करोगे? आप अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए करोगे, ठीक है, चीजों को याद रखने के लिए, रिकॉर्डिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये किससे रिलेट हो गया? मेमोरी लेवल से रिलेट हो गया। देन आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस वेरियस आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा किसी लेवल पर नहीं होता है ना। तो ये थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा है, और जो सी आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, चिंतनशील स्तर है, वो फोर्थ पॉइंट से जुड़ जाएगा। क्रिटिकली एनालाइजिंग पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड, बताए जाने और चर्चा किए जाने वाले पॉइंट्स का क्रिटिकली एनालिसिस करना, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? सी। ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतनशील स्तर। A teacher gives lot of positive and negative examples to support his or her presentation in the classroom. This will be related to which level of teaching. एक टीचर क्लास में अपनी प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव उदाहरण देता है। यह टीचिंग किस लेवल से जुड़ा होगा? सोचो किस लेवल से जुड़ा होगा? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। भाई ऑटोनॉमस में तो टीचिंग होती ही नहीं है, ऑटोनॉमस में तो व्यक्ति अपने आप सीखता है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। स्मृति स्तर पे तो इस तरह से चीजों को समझाया ही नहीं जाता। स्मृति स्तर पे तो क्या किया जाता है? बस चीजों को रटाया जाता है, रटने पर फोकस रहता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एग्जाम्पल देना, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल, ये चीज तो इसमें आएगी नहीं। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, हाँ, बोध स्तर। भाई हम चीजों को अच्छे से समझ जाए इसलिए बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जांपल दिए जाते हैं रिफ्लेक्टिव सॉरी अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, ये सही हो जाएगा। और रिफ्लेक्टिव लेवल पर भी ऐसी कोई टीचिंग नहीं होती। पीएचडी में टीचिंग थोड़ी मेन होती है, मेन तो क्या होता है, जो आपका रिसर्च वर्क है वो मेन होता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा इसके अंदर, बोध स्तर। नेक्स्ट है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस। टीचिंग के किस लेवल में लोअर लेवल लर्निंग आउटकम पर फोकस किया जाता है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल? अब अगेन देखो, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम गेट्स फोकस। तो यानी कि पढ़ाने का कौन सा स्तर है जहां पे लोअर लेवल पे काम किया जाता है, तो कौन सा लेवल हो जाएगा? मेमोरी लेवल, लीस्ट थॉटफुल। अच्छा, ऑटोनॉमस क्यों नहीं होगा? देखो ऑटोनॉमस में तो चीजें अपने आप चलती है, फोकस थोड़ी किया जाता है लर्नर को सिखाने के ऊपर, उसमें तो क्लासेस होती ही नहीं है, ठीक है। तो मेमोरी लेवल हो जाएगा इसका आंसर, कि सिखाने में छोटे लेवल पर फोकस किस पे दिया जाता है? मेमोरी लेवल पर, ठीक है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव। टीचिंग के किस लेवल में रिश्ते देखना को एक मकसद के तौर पर बढ़ावा दिया जाता है? तो कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग है जहां पे टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे ध्यान देना जरूरी है? ध्यान देना कहाँ जरूरी होगा? जहां संबंध बिगड़ने का थोड़ा एक स्कोप रहे। किस पे रहता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर पर, है ना। तो बोध स्तर पर ये जरूरी है कि टीचर अपने स्टूडेंट को थोड़ा एक रिश्ता बना के रखे, रिलेशनशिप बना के रखे, ये भी प्रमोट किया जाता है एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि डिस्प्यूट हो जाए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो एक ढंग से रिलेशन बना के रखना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पीवाईक्यू से ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हुए होंगे, इसमें काफी कुछ आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इसी तरीके से जो भी लेक्चर्स हैं आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि मेरा जो भी कोई लेक्चर आता है, वीडियो अपलोड होता है, उसकी नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन रखेंगे तो कोई भी नया वीडियो जो होगा वो आपसे मिस नहीं होगा, आप हैंड टू हैंड उसे देख पाए नहीं देख पाए, बट टेलीग्राम पे आपके पास नोटिफिकेशन रहेगी। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब, दिन में जॉब कीजिए, रात को जाके वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। आपकी तैयारी इसी तरीके से चलती रहेगी। और अगर आप पूरे कोर्स की सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 का हमारा कोर्स लाइव है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।